हेलो दोस्तों। तो देखो, लद्दाख में जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। अभी तक इसमें जो हमारे पास न्यूज़ है या कहें खबर है प्रेजेंट तक, तो इसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है। और इसमें 24 सितंबर को ये प्रारंभ हुआ था, जब उस टाइम पर 50 इंजर्ड हुए थे और इसमें बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया था, जो रीजनल ऑफिस था, उसको भी जला दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ खबर आई कि ऐसा क्या था लद्दाख में बेस्ट स्टेटहुड मूवमेंट, व्हाट इज़ इट, व्हाट डू प्रोटेस्टर्स वांट, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस छपने लगी थी जो एनडीटीवी की न्यूज़ थी। इसके अलावा और भी देखोगे आप कि व्हाट टू नो अबाउट लद्दाख प्रोटेस्ट डिमांडिंग स्टेटहुड ऑटोनॉमी फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्यों ऑटोनॉमी चाहता है। तो यहाँ पर कुछ जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो प्रोटेस्ट हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से स्टार्ट हो गया है। इसके लिए कुछ बैकग्राउंड भी रहा होगा, कोई स्थिति रही होगी, तो उसको देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो लद्दाख है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं या कहें 2 पार्टी हैं। एक है लेह अपेक्स बॉडी और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इन्होंने क्या किया कि 10 सितंबर को जो एलएबी है, यानी कि लेह अपेक्स बॉडी है, इसने लॉन्च किया 35 दिनों की हंगर स्ट्राइक लॉन्च किया, जिसमें जो मुख्य अतिथि थी वो सोनम वांगचुक थे। इन्होंने कुछ कोर डिमांड्स रखी हुई थी। हालाँकि कोर डिमांड जो है वो पहले से ही बनी आ रही थी, चली आ रही थी। ऐसा नहीं कि 10 सितंबर को ही इन्होंने अपनी कोर डिमांड्स तैयार की और उसपे उनको लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं है। ये पहले से ही थी। इसमें थी एक, स्पेशली 2021 से स्टार्ट हो गए थे, जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, तब से ही ये डिमांड्स बनी हुई थी। एक तो है स्टेटहुड, दूसरा है 6th शेड्यूल और 3rd नंबर का है लैंड एंड जॉब राइट्स मिलने चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड टॉक्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो टॉक हो रही है सेंटर के साथ, वो उसमें कोई नतीजा ही निकल रहा है, तो उसका कोई कुछ ना कुछ नतीजा निकलना चाहिए। यहाँ पर 20 सितंबर 2025 को जो सेंटर है, उसने एलएबी यानी कि लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों को बुलाया कि भाई बातचीत करते हैं और बातचीत करने पर कुछ नतीजा निकालते हैं। लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। और जब इन्होंने क्या किया कि उसको, जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसको डिले हो रहा था, तब उसके बाद क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक जो प्रोटेस्ट है, अचानक से एकदम ट्रिगर कर गया। ट्रिगर क्यों किया, उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही हुई है। तो सरकार ने एक उकसावे की कार्रवाई की। ऐसा होता है ना, जब कोई कारण नहीं मिलता है तो सरकार कुछ ना कुछ ऐसा उकसाना चाहती है कि भाई कुछ तो कारण मिले, इस प्रोटेस्ट को कैसे दबाएँ। तो अक्सर कुछ ना कुछ उकसावे की ऐसी कार्रवाई कर देगी जो आप लोगों को किसी भी हाल पे स्वीकार नहीं होगी, और वो स्वीकार करने के लिए बोलेंगे कि आप स्वीकार करो। तो उस काबे की कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि जो सीबीआई है, तो सीबीआई ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठा दी और एफसीआरए एक्ट 2010 के तहत जो उनका एनजीओ है सोनम वांगचुक को, उसपे उसको मतलब एफसीआरए को लाइसेंस कर दिया, लाइसेंस कैंसल कर दिया उसका। और उसका जो अकाउंट था उसपे कह सकते हैं कि एक प्रकार से निगरानी रखी जा रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें। इसकी वजह से कह सकते हैं कि एकदम से जो प्रोटेस्टर्स थे वायलेंट हो गए और उन्होंने बीजेपी और सीआरपीएफ की जैसे एक गाड़ी है उसको भी जला दिया और काफ़ी सारी वहाँ पर नुकसान पहुँचाया। अब यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो सोनम वांगचुक को बार-बार ब्लेम कर रही है और बोल रही है कि जो ये जनता उत्तेजक कर रही है, ये विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के है, जैसे अरब स्प्रिंग हो गया और ऐसे आंदोलन हैं, तो उसमें उत्तेजित वाले भाषण दिए गए हैं। इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है और फैल रहा है और विस्तार हो रहा है इसका। एक प्रॉब्लम हो गई। तो हालाँकि जो सोनम वांगचुक है उसने इसकी निंदा की हुई कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए, और वायलेंस को उन्होंने निंदा किया हुआ था। हालाँकि देखो, अगर यहाँ से पहले थोड़ी-सी और पहले की कहानी जानना चाहिए। मतलब जैसे अभी प्रारंभ हुआ 2021 में, तो इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ कहानी होगी। तो उससे पहले की कहानी जानते हैं। 1955 से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो 1955 में कुशोक बाकुला रिनपोचे थे, जिन्होंने फर्स्ट रूप से डिमांड किया था लद्दाख को एज़ अ प्रशासनिक रूप से अलग से दर्जा मिलना चाहिए। उनका एक अलग स्टेटमेंट था, 1955 में स्टार्ट हो चुका था। हालाँकि ये स्थायी नहीं था, मतलब कुछ समय के लिए ही था। उसके बाद धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि लद्दाख ने धीरे-धीरे वहाँ पर, अब जैसा हुआ, लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। तो वहाँ पर जो बजट का शेयर था वो बहुत कम मिलता था और उसके जो रिसोर्स है उसको ठीक-ठाक तरीके से यूटिलाइज़ेशन किया जा रहा था गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो इसके लिए थ्रू प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा तो आपको एक लद्दाख में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी, लेह में स्पेशली, वहाँ पर चीन है जो वो धीरे-धीरे अपनी नीतियों का विस्तार कर रहा है और कहें सीमा का विस्तार कर रहा है वो। तो लद्दाख की बहुत सारी सीमा को वो ले चुका है वो अभी तक। अगर आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा कि 2020 में इन दोनों के बीच में झड़प हुई थी, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे बनी हुई है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हम थोड़ी-सा और पहले चलते हैं। 2019 में एक कहानी स्टार्ट होती है, रिओर्गनाइज़ेशन एक्ट 2019, जो कि 300 आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाने को तौर पर था कि भाई इसको हटा दिया जाए, और तो उसको हटा भी दिया गया। अब जब इसको लागू करना था, 31 अक्टूबर 2019 से लागू होना था, तब जम्मू कश्मीर को रिओर्गनाइज़ किया गया, इसको 2 पार्ट में बाँट दिया गया जम्मू कश्मीर को।
सबसे पहला है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर होगा, जहाँ पर विधायिका होगी। और सेकंड जो था यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यानी कि विदाउट लेजिस्लेचर, जहाँ पर कोई भी नेतृत्व नहीं होगा, कहें विधायिका नहीं होगी। विधायिका नहीं होने का मतलब सीधा है कि जनता का कोई नेतृत्व नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, सीधा सा मतलब ये था। यानी कि जो स्थानीय स्तर पे कोई भी निर्णय लेगा, शक्ति जो होगी वो सीमित होगी। और इस टाइम जो लद्दाख के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जब ये निर्णय लिया गया था 1 अक्टूबर 2019 को, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसकी बात की प्रशंसा की कि चलो ये बढ़िया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने लगी। धीरे-धीरे पॉलिटिकली वैक्यूम क्रिएट होने लगा और जो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, बाहरी लोगों को अनुमति देने लगे यहाँ पे ज़मीन खरीदने की, वहाँ पे कह सकते हैं इंडस्ट्री लगाने की। तो उससे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, एनवायरमेंटली प्रॉब्लम होने लगी धीरे-धीरे करके। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स देखो होती हैं, अक्सर होती हैं। तो उनके बारे में अक्सर न्यूज़ में नहीं छापा जाता, तो आपको पता नहीं होगा। देखो जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, पता है मुझे, सब कुछ पता है। बट यहाँ पे वो बात करने की बातचीत नहीं है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो रही है एनवायरमेंटली। लेकिन अभी आप देख सकते हो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या हुआ, कितने फ्रीक्वेंटली बादल फटने की घटनाएँ हुई। ये किसी और वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की वजह से हो रहा है। आज जो संरचना का निर्माण हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट होता है समस्थानिक और सुस्थानिक, उनके बारे में हम कभी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फाइनली जो हुआ कि 2021 में इसका विरोध करना आरंभ हुआ और 2021 में लेह अपेक्स बैठी थी एवं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस थी, इन्होंने एक प्रकार से डिमांड रखी। हालाँकि इनके बारे में पहले बातचीत कर चुका हूँ, जो कि अभी यहाँ पर संक्षेप में जान लेते हैं। जो फुल स्टेटहुड इंक्लूजन अंडर 6th शेड्यूल होना चाहिए और लोकल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, 2 लोकसभा सीटें होना चाहिए और रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड लैंड प्रोटेक्शन होना चाहिए, सेफगार्ड फॉर इकोलॉजी एंड कल्चर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके अपने कल्चर्स हैं, उनकी अपनी इकोलॉजी, उनका रहने का तरीका एक अलग है, खान-पीन का, रहन-सहन का तरीका अलग है। तो उन्होंने इस चीज़ की डिमांड रखी कि भाई जो 6th शेड्यूल है उसमें वो मिलना चाहिए। बाद में क्या हुआ 2021-22 में इस सीरीज़ चल रही थी, धीरे-धीरे करके शटडाउन चल रहा है, कभी रिलीज़ कर रही है, कुछ भी कर रहा है। गवर्नमेंट ने थोड़ी-थोड़ी देखो लिटिल प्रॉमिस की है कि हाँ, हाँ, हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। बट कुछ भी अभी निकल नहीं रहा, उसका निर्णय निकल ही नहीं रहा है। फिर 2023 में जो है सोनम वांगचुक ने 5 दिन का फास्ट रखा डिमांडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए 5 दिन की अभी फास्ट रखा हुआ है। ये बेसिकली जो सोनम वांगचुक है गांधी जी के पथ पर चलते हैं कि फास्ट के माध्यम से सरकार झुक जाएगी, बट ये सरकार जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से कम थोड़ी ना है। फरवरी 2023 में जो है लद्दाखी ग्रुप्स है उसने मार्च किया दिल्ली राइजिंग फॉर स्टेटहुड डिमांड के लिए, बट अभी कुछ इसका भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, एक हाई पावर्ड कमेटी गठित कर दी। ये कमेटी वाला जो सिलसिला है ये हर बार ही चलता है जब कोई प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। जैसे अभी एसएससी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, उसमें एक कमेटी गठित कर दी। अब कमेटी क्या है, डिस्कशन कर रही है, डिस्कशन कर रही है, डिस्कशन कर रही है, बट उसका कोई डिसीजन नहीं निकल रहा है। क्योंकि कमेटी का काम है उस प्रोटेस्ट को धीरे-धीरे लोगों के दिमाग से निकाल देना। कमेटी का मेन काम यही होता है। तो ये काम ये भी करने लगी यहाँ पे कमेटी धीरे-धीरे। बट यहाँ पे अभी ये लोग मानने वाले थोड़ी ना थे। अभी आप देखते चलो यहाँ पे 2024 में जो है मेजर प्रोटेस्ट होने लगे। लेह में 3 फरवरी को हुआ, 6 मार्च को हुआ। मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट रखा अनटू द डेथ तक, मतलब अच्छा खासा फास्ट। अभी भी देखो यहाँ पे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा। फिर सितंबर 2024 में दिल्ली चलो मूवमेंट चला, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि इनको दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया। आपने देखा होगा कि जैसे किसानों के आंदोलन का था उसको भी रोक दिया गया था, इसी तरीके से इस आंदोलन का भी रोक दिया गया। अभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। मतलब ये देखो अभी अहिंसा रूप से हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अभी हिंसा का कोई दूर-दूर तक निशाना नहीं है। हालाँकि जो हाई पावर्ड कमिटी थी उसने भाई अपनी कुछ प्रपोज़ल्स दिए, जैसे 85% लोकल कोटा इन जॉब्स, 15 ईयर डोमिसाइल्स रूल, 33% वुमेन कोटा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लद्दाखी लैंग्वेज। यहाँ पर देखो सारी चीज़ें थी, बट यहाँ पे कुछ क्या नहीं था। फर्स्ट नहीं था कि जो स्टेटहुड के रूप में गठन किया जाएगा, यानी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और सेकंड जो नहीं था वो मेन पॉइंट है, वो है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल का मतलब ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जो एडीसी होंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, उसको निर्णय लेने की क्षमता मिल जाती है। उसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं जब 6th शेड्यूल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो आप 6th शेड्यूल, तो 6th शेड्यूल जो है आर्टिकल 244 के थ्रू ये अधिकार मिला हुआ है कि छठी अनुसूची के जो प्रावधान है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन में रूप में लागू होंगे। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 2 में ये प्रावधान लिखा हुआ है। अब इसमें जो छठी अनुसूची है, इसमें 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। ये एक प्रकार की ऐसी काउंसिल्स हैं, इसके जो चुने हुए सदस्य होंगे वो ट्राइबल्स से होंगे, लोकल ट्राइबल्स होंगे, बाहर के नहीं होगा कोई व्यक्ति। और इनको कुछ निर्णय लेने के अधिकार हैं, जैसे लॉ मेकिंग पावर्स होगी, फाइनेंशियल पावर्स होगी, जुडिशियल पावर होगी। लॉ मेकिंग पावर्स में कौन-कौन से क्षेत्रों में कर सकती हैं, तो ये यूज एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्स, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन,
सोशल एंड कल्चर प्रैक्टिस, लोकल कोर्ट्स यानी कि विलेज कोर्ट्स के रूप में। वहीं जो फाइनेंशियल पावर्स के रूप में कहें तो लेवी, टैक्सेस, फी, टोल्स ये सारे वसूल सकते हैं। इसके अलावा इनको जो स्पेशल ग्रांट्स मिलेंगे वो सेंटर के थ्रू मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलने जाएँगे इनको। वहीं जो जुडिशियल पावर का देखा जाए तो जो लोकल कस्टम्स के थ्रू यानी कि जो स्थानीय परंपराएँ हैं, उनके माध्यम से स्मॉल डिस्ट्रीब्यूट छोटे-छोटे मोटे मामले हैं, उनको सुलझाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, यानी कि कुल मिला के विलेज कोर्ट के रूप में काम करते रहते हैं। इस तरीके से काम चल रहा है और इसी का फ़ायदा ये है कि सिक्स शेड्यूल जो है वो अगर लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में रख दिया जाए, तो जो वहाँ के ट्राइबल्स की सांस्कृतिक विविधता है वो है बची रहेगी, जनजातीय विविधता है वो बची रहेगी, निर्जातीय विविधता है वो बची रहेगी। यही मेन कारण है कि इस चीज़ की डिमांड हो गई कि सिक्स शेड्यूल में ही रखा जाए, ना कि फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे कभी और। यहाँ पर एक और चीज़ आप देखो कि मेरा ओपिनियन क्या होगा कि ये आंदोलन सही है या गलत है? हम इस बात को तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। तो 1885 में जो है एक संस्था का गठन होता है, वो है कांग्रेस। जब कांग्रेस में जो कुछ लोग वहाँ पे नेता थे, तो वो उदारवादी नेता थे शुरुआती दौर में। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि छोटे-छोटे कभी पत्र लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मान जाओ, कोई नहीं मान रहा है। अंग्रेज़ बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। जैसे कि आज प्रेज़ेंट की गवर्नमेंट भी सुनने को तैयार नहीं है। यही ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है। बाद के दौर में ऐसा होता है कि जब 1905 के आस-पास उग्रवादी आंदोलन प्रारंभ होना स्टार्ट होता है। उग्रवादी आंदोलन प्रारंभ होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे हैं जो उस विचारधारा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं और उनका मानना है जैसे कि भगत सिंह का जो सबसे प्रमुख डायलॉग है, वो कहा जाता है क्या कहा जाता है? जो बहरे को है, वो उसको एक धमाके की ज़रूरत होती है तभी वो सुन पाएगा, सिंपल सी बात है, तभी वो सुन पाएगा। इसलिए यह प्रोटेस्ट जो है देखो, अहिंसा किसी भी हाल पर स्वीकार नहीं है, लेकिन अगर कभी-कभी इन गवर्नमेंट को सुनने के लिए चीज़ें करनी पड़ जाए तो कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने उसको दबा दिया है पूरी तरीके से। मैं एसएससी प्रोटेस्ट का समर्थक हूँ, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपने एक यूट्यूबर्स हैं, नीतीश राजपूत, तो उनको ज़रूर जाके देखिए, उनकी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा होता है। तो अगर आप हमारे विचार के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ, मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूँ, इस विचार से सहमत हूँ। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और हाँ, यहाँ पर अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है, तो ज़रूर देखें। इसके अलावा आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे ज़रूर कवर कीजिए, तो मैं उस टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।